स्वस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशीमहि देवहितं यदायुः। आप सभी को बालकृष्ण राय का हार्दिक नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पर आसीन माननीय मंत्री महोदया, एनसीईआरटी के निदेशक महोदय, जॉइंट सेक्रेटरी एमएचआरडी विपिन कुमार जी, एनआईओएस की अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, देश भर से पधारे विद्वद्गण, एनआईओएस और एनसीईआरटी के पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई ऑल्सो वेलकम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूनेस्को एंड यूएन वुमेन। वेलकम मैम। आज एक महत्वपूर्ण अवसर पर हम यहाँ आए हैं। साक्षरता के बारे में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस बार एनआईओएस और एनसीईआरटी को यह दायित्व दिया गया है। जब हम साक्षरता की बात करते हैं तो हमें याद आता है प्रधानमंत्री का उद्बोधन। वे हर कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने की बात करते हैं। घर घर तक बिजली पहुंचाने की बात, पानी पहुंचाने की बात। तो हम सभी जब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो हमारा यह परम दायित्व है कि हम घर घर तक शिक्षा पहुंचाएं। और जहाँ तक प्रौढ़ लोगों की, वयस्कों की शिक्षा की बात है तो निश्चित रूप से यह एक लंबा सफ़र है। हालांकि हमने आज़ादी के बाद काफ़ी तरक्की की है और 18% से आज हम 74% पर पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। मंत्रालय ने एक अभिनव प्रयास किया है और नव साक्षर भारत कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है। यह कार्यक्रम अपने आप में एक मील का पत्थर है। साक्षरता पर जो पहले बातें हुई, साक्षर ज्ञान अर्थात अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान तक वह सीमित रहा, लेकिन नई योजना के तहत इसमें डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन आदि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की गई है। तो आज का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए परिदृश्य में साक्षरता को देखने की ज़रूरत है और यूनेस्को ने भी नए परिवेश में साक्षरता को नए तरीके से परिभाषित करने की बात कही है। सफ़र लंबा है। एक शायर ने कहा था कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो यह सफ़र लंबा है दोस्तों, और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से एक नई मिसाल जलेगी, एक नई मिसाल बनेगी और मशाल जलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं और मैं मंत्री महोदया और अन्य मंचासीन पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। यह हमारी भारतीय संस्कृति का अद्भुत
एक नमूना होता है। हम मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बच्चे आप मंत्रोच्चार करें। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ये बच्चे वीरवारा कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक से आए हैं और इन छात्राओं से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत का जो गीत है और सरस्वती वंदना है उन दोनों को प्रस्तुत करें। पमगरे सा पगम पमगरे रे सा पगम पमगरे सा सा रे ग म प म प ध नी सा नी सा रे। अग्नि मीडे जगज्योतिरग्निं यजे ऋत्विजं होत्रियज्ञस्य देवं यजे दीप्तिमन्तं महान्तं सदाराधितं स्वप्रकाशं स्तवे लोकवन्द्यं वृणे अग्निमीडे जगज्योतिरग्निं यजे विश्वविस्तारकं पालकं पूषणं सर्वसंहारकं रुद्रमोग्रं भुवे रे सा विश्वविस्तारकं पालकं पूषणं सर्वसंहारकं रुद्रमोग्रं सर्वसिद्धिविधं विष्णुविश्वम्भरं धनि रे सा धनि रे सा सर्वसिद्धिविधं विष्णुविश्वम्भरं त्र्यम्बकं भीषणं स्वस्तयेऽहं भजे अग्निमीडे जगज्योतिरग्निं जम्होत्रियज्ञस्य देवं यजे दीप्तिमन्तं महान्तं सदाराधितं स्वप्रकाशं स्तवे लोकवन्द्यं वृणे अग्निमीडे जगज्योतिरग्निं यजे।
सा ग म पा रे नि ध प सा नि सा ग म पा रे नि ध प सा सादरम् अभिवादनम् हार्दिकम् अभिनन्दनं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं शिव स्वागतं शिव स्वागतं सादरम् अभिवादनं हार्दिकम् अभिनन्दनं शुभ स्वागतं शिव स्वागतं शिव स्वागतम् आ आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् नित प्रियं भारत भारतं नित प्रियं भारत भारतं नित प्रियं भारत भारतं सादरम् अभिवादनं हार्दिकम् अभिनन्दनं शुभ स्वागतं शिव स्वागतं शिव स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतम्। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। और अब हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे और मैं NIOS की अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री महोदया का स्वागत करें। अब हम स्वागत करते हैं NCERT के अध्यक्ष सकलानी साहब का। हम स्वागत करते हैं मंत्रालय में संयुक्त सचिव विपिन कुमार जी का। और अब मैं NIOS के निदेशक शैक्षिक महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर सरोज शर्मा जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि आज का दिन विशेष है कई अर्थों में, और साक्षरता को एक नव्य रूप में परिभाषित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और NIOS विभिन्न रूपों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प रहा है और 1994 से सतत इस दिशा में कार्य कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर सरोज शर्मा जी के नेतृत्व में हम NIOS में साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। मैं स्वागत भाषण के लिए और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। माँ शारदा को नमन। नमन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को,
और समस्त शिक्षक वृंद को। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और बड़ा ही शुभ दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी है और इस अवसर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से हमारे बीच में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी मौजूद हैं। शिक्षा मंत्रालय का जो ये शिक्षक पर्व है वो शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए है और इसी के साथ साथ कुछ लॉन्च भी किए जाने हैं। मंच पे आसीन हैं आदरणीय दिनेश प्रसाद सकलानी जी, प्रोफेसर सकलानी, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा देश को मार्गदर्शन दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय में ही स्कूली शिक्षा विभाग में साक्षरता को जो देख रहे हैं, एडल्ट लिटरेसी को, आदरणीय श्री विपिन कुमार जी बहुत ही कुशल नेतृत्व दे रहे हैं। देश के समस्त विश्वविद्यालयों, स्कूलों और शिक्षा संस्थानों से आए हुए शिक्षाविद, यहाँ पर यूनेस्को प्रतिनिधि मिस सुजन मौजूद हैं, यूएन विमेन की, जो एस्पोन जो यूनेस्को का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे बी सदरक जी मौजूद हैं। NIUS और NCERT के एग्जीक्यूटिव बोर्ड गवर्निंग बॉडी से पधारे हुए जो लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो भी यहाँ पे आमंत्रित हैं। शिक्षा में संविदा देने वाले समस्त शिक्षक और किसी अन्य भी माध्यम से शिक्षा को एक संबल प्रदान करने वाले समस्त लोग जो देश की राष्ट्र निर्माण में संविदा दे रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर मीडिया भी उपस्थित है जो लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत इस शिक्षक पर्व में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है। हम सब अक्षर में और अक्षर के द्वारा जीने वाले लोग हैं। हमारी जो संस्कृति है वो कलम और दावात तक की पूजा करती है। भारत में जो शिक्षा का स्रोत है, चाहे आप देख लें पूरे विश्व में, सिर्फ भारत की ही बात क्यों करें, गुफाओं में, कंदराओं में जो पिक्टोरियल भाषा थी, चित्रों के द्वारा अक्षर तक पहुंचना, वो सफ़र जो वेद, वेदांग, उपनिषदों से होता हुआ आगे बढ़ता है और बौद्ध काल तक पहुंचता है, जैन काल तक पहुंचता है। और आज जब यूनेस्को का मिलेनियम 2020 गोल होता है, मिलेनियम 2030 गोल होता है, हमारे यहाँ विभिन्न नीतियाँ बनी, चाहे राधा कृष्णन कमीशन हो, कोठारी कमीशन हो, नई मुदालियर कमीशन हो, नई शिक्षा नीति हो, और उसके बाद एक लंबे इंतज़ार के बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है तो एक माला की कड़ी हो जाती है। मोती इसमें जुड़े हुए हैं और एक शिक्षा की जो परंपरा है, ज्ञान की जो परंपरा है, कभी कभी ऐसा समय होता है, कुछ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो मोती बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। शायद कुछ ऐसी परिस्थिति रही होगी जब हमें एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी के बारे में सोचना पड़ रहा है। पिछले दशकों से इसका प्रयास होता रहा और आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समक्ष है और इसके इम्प्लीमेंटेशन का समय है, उस समय हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम कैसे इसको आगे ले जाएं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। शिक्षा मंत्रालय एक अनूठा प्रयास कर रहा है और हम सब जो ऑटोनोमस बॉडी, ब्यूरो हेड्स यहाँ लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए समस्त लोग इस अपनी संविधा दे रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी बोलूँ। हालांकि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा की बात करती है, राष्ट्रभाषा की बात करती है और क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध करने की बात करती है। तो मैं जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी और आप सभी के लिए भी, क्योंकि दोनों ही भाषाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं, और जो ग्लोबल विज़न है उसको भी हम, जैसे मैंने कहा कि मिलेनियम 2030 गोल्स के लिए भी हम काम कर रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसमें जो इनिशिएटिव हैं जो NIUS के द्वारा लिए गए हैं और NCERT का जो नोडल सेंटर है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये दोनों ही संस्थाएं
एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं उसके रूप में काम कर रही हैं। एनसीईआरटी के प्रबुद्ध प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हैं, एनआईओएस के लोग बैठे हुए हैं। आप सभी को नमन जो हम इस दिशा में मिल के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल ऑफ टोटल 5 सब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर क्लास 3, 5 एंड 8। मैं जो बात कर रही हूँ एनआईओएस जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है और एनसीईआरटी जो नीति निर्धारण और अकादमिक सपोर्ट भी कर रहा है। Under the Basic Education Assessment Scheme of NIOS, 7.63 crore adults have been certified. Under the Padhna Likhna Abhiyan, the institution has been given the responsibility of certification. NIOS has been given this certification, and Mr. Vipin Kumar is looking after this initiative very nicely. Remarkable work has been done in the field of digital literacy by the institution. Around 26 lakh people were certified under the PMG Disha scheme, and 1.12 crore adults were certified under PMG Disha. Earlier it was Disha and now it is called PMG Disha. Today's inauguration will be having some launches. Under the first program, NIOS portal for out-of-school children will be launched. The second program is the release of inclusive education policy in the context of NEP 2020. This policy has been developed in collaboration with the UN Women. UN Women representative, Ms. Susan, is present over here. A comprehensive policy has been prepared keeping the open schooling system as the core, and efforts have been made for inclusion at every level. Third, Gender Green Teacher Program. This is an innovative effort in collaboration with Commonwealth of Learning. In this 6 months, ICT-based curriculum is being provided to the school teachers in which various issues related to gender and environment, which is also a very important goal of Millennium 2030 goals of UNESCO. This is being done, this is being intended. Also, several primers and posters will be released by NCERT. These will be important steps in the field of adult education. Also, the film is prepared by NCERT on the topic on the road literacy, will help open new dimensions. The documentaries and jingles prepared by NIOS are actually a glimpses of the initiatives of NIOS towards literacy. So there are several launches scheduled today over here. And as I said, that every day is a new beginning. These are the few launches we are working. We are into implementation process. राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। नीतियाँ सारी अच्छी होती हैं, कोई भी नीति कभी भी खराब नहीं रही, मगर इसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर पूरा पैशन हो तो वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ याद करना चाहूँगी अपने शिक्षा सचिव आदरणीय अनीता करवाल जी को। आज उनकी तबीयत खराब है, नहीं आ पाई, मगर उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहता है और जिस पैशन से वो काम करती हैं, काम करने में आनंद आता है। सो लेट्स चेरिश दिस पैशन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी आए और मैडम का विशेष रूप से मार्गदर्शन हमें मिलता है माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी का, और एक पर्सनल टच होता है उनके अप्रोच में और हम इसीलिए आगे बढ़ पाते हैं। सकलानी जी एक साथी संस्था के को हेड कर रहे हैं, विपिन जी यहाँ आए हैं, आप सबका एक बार पुनः आभार। शिक्षाविद मुझे आदरणीय चांद किरण सलूजा जी दिख रहे हैं, अंबश जी दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ प्रोफेसर्स बैठे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत। एंड लेट्स प्लेज। मंजिल पास खड़ी है और मैं थका भी नहीं, फासले और बढ़ा दूँ कि जुनून जिंदा है अभी। हम कुछ वर्षों में निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। खासकर एडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी में जो हमारे जो गोल्स हैं उसको प्राप्त करने में हम सफल रहेंगे। आप सभी का यहाँ आने के लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जैसा बताया कि आज बहुत से कार्यक्रमों का उद्घाटन भी माननीय मंत्री महोदया के द्वारा किया जाएगा, और जिस तरह से साक्षरता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और मैडम के सानिध्य में जो हम काम कर रहे हैं, तो शायद वो यही सोच रही होंगी कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आसमां बाकी है। तो अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन NIOS ने जिस तरह से अपना कदम बढ़ाया है
साक्षरता की दिशा में भी वह निश्चित रूप से एक मुकाम हासिल करेगा। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के अध्यक्ष प्रोफेसर डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश कुमार सकलानी जी। आपके बायोडाटा में देख रहा था, बहुत से पुस्तकों के रचयिता हैं और प्रोफेसर रहे हैं, तो बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज के साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और NIOS की अध्यक्षा प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, श्री विपिन कुमार जी, यहाँ पर बहुत ही गणमान्य लोग उपस्थित हैं, शिक्षाविद उपस्थित हैं, मंत्रालय से हमारे बहुत सारे अधिकारी और NCERT परिवार, NIOS परिवार से और शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम आचार्यगण और सभी देवियों और सज्जनों। आज का ये कार्यक्रम एक विशिष्ट कार्यक्रम है। यूनेस्को के भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधि हैं, दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट फॉर द एमिलियोरेशन ऑफ द लिटरेसी फ्रॉम द ग्लोब। सो इस कार्यक्रम की विशिष्ट महत्ता इसलिए है कि हम 21वीं सदी में अभी ये सोच रहे हैं कि लिटरेसी को कैसे अचीव करें, 100% लिटरेसी कैसे अचीव करें। तो एक आत्मचिंतन का विषय है और ये सोचने का विषय है कि क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि सब लोग एक साथ नहीं चल पाते हैं। तो इंक्लूसिविटी है और विश्व कल्याण हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, सभी को साथ लेना। तो विश्व भर में ये बात है, मानव एक दूसरे के लिए हैं, सब बराबर हैं और हर क्षेत्र में बराबर रहने चाहिए। इसी बात को देखते हुए 8 सितंबर 1965 को यूनेस्को ने विश्व साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा की थी कि एक दिन ऐसा हम संकल्प लें। तो 8 सितंबर 1965 को ये इसलिए घोषित किया गया कि बड़ी चिंताजनक स्थिति वैश्विक परिदृश्य में साक्षरता को लेकर के थी और भारत में तो ये और ही पिक्चर बड़ी ख़राब थी, डिस्मल थी, क्योंकि हम आज़ादी के बाद हम देख पा रहे थे और वो भारत जो कि अगर आदरणीय धर्मपाल जी की पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री हम लोगों ने देखी होगी, तो वो भारत जो कि विश्व गुरु था और जिसका कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना प्रभाव था और घर घर में स्कूल होते थे, उसकी स्थिति गुलामी के बाद क्या थी, इसका जब आकलन 1951 में किया गया तो 18.3% लिटरेसी रेट था। बहुत ही डिस्मल पिक्चर थी। और फिर उससे उभरते हुए जब काम करने का स्वतंत्रता के बाद मौका मिला शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारी सरकारों ने काम किया, लोगों ने काम किया और 2011 की जो जनगणना थी उसमें ये रेट हमारा 73% पहुँचा। महिलाओं की साक्षरता 64.63% थी और पुरुषों की 80.9% थी। ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं था, तो इसलिए फिर इस पे NSO ने 2021 में जो डेटा जारी किया उसमें फिर स्थिति थोड़ा और संतोषजनक हुई और आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमारा लिटरेसी रेट 77.70 है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि इतने लोग अभी इतने बड़े देश में साक्षर नहीं है। हालांकि साक्षरता अपने आप में सब कुछ नहीं है, मगर बहुत कुछ है। तो इसलिए ये बड़ी चिंता की बात है और इसके निवारण के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं। 1926 में प्रौढ़ साक्षरता के लिए सांजय स्कूल के प्राविधान से हट करके कार्यान्वयन के लिए रोड मैप, ऑनलाइन विकल्पों पर जोर दे करके एक कदम आगे बढ़ने का प्रस्ताव किया गया और संसाधनों की अत्यधिक पहुंच अब है, ऑनलाइन मोड है। तो 1926 में तो वो स्थिति नहीं थी, मगर अब वो चीज़ है कि हम डिजिटली भी हर जगह जाए बिना भी ऑनलाइन मोड में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए साक्षरता अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कदम चल रहा है और केंद्रीय बजट भाषण 2021-22 में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उल्लेख
किया गया है और सभी पहलुओं को सम्मिलित करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल समाविष्ट करने की बात की गई है। तो 2020 की जो शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसलिए इसमें योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की बात की गई है। तो इसका उद्देश्य नव साक्षरों और प्रौढ़ जो शिक्षा जो प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलू हैं उनको एकीकृत करके काम करने की बात की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षर लोगों के बीच साक्षरता का बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करने के उद्देश्य से प्रौढ़ शिक्षा के बजाय सभी के लिए शिक्षा को अपना एक मूल मंत्र बनाया है। तो प्रौढ़ ही अशिक्षित नहीं है बल्कि बहुत भी लोग अशिक्षित हैं और अभी हम देखते हैं दिल्ली की सड़कों पे ही हम जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमें कई चीज़ें लेकर के खड़े मिलते हैं, कुछ सब गाड़ी की सफाई करने लग जाते हैं। तो उस समय मन भर आता है कि क्या ये बच्चे कभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ पाएंगे और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इस पे देखने की ज़रूरत है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं, तो ऐसे बच्चों को भी उससे निकाल करके शिक्षा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है और वो एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमारा ख़राब हो रहा है। तो ये हृदय विदारक घटनाएं दिखाई देती हैं, वो मन व्यथित हो जाता है और चिंता बढ़ती है कि कैसे इन बच्चों को अपने आगोश में लेकर के हम शिक्षित करें और इनके जीवन को संवारें। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा की बात नहीं है बल्कि समग्र शिक्षा की बात है और समग्रता में ही सब कुछ है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दे करके राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए समग्र शिक्षा प्रणाली की बात की और एनसीईआरटी ने इसको पूरा करने के लिए एक सेंटर हमारा है, नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी। 2021 से हम इसको काम कर रहे हैं और जैसा कि मैडम प्रोफेसर सरोज शर्मा जी ने बताया है कि एनआईओएस की और एनसीईआरटी की इसमें एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करने की गति आगे बढ़ रही है और इस समग्रता में सामंजस्य जब जुड़ जाता है तो समग्रता निश्चित रूप से संकल्प के साथ पूरी हो जाती है। तो एक इसका अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये देखते हुए हमें आशा बनती है कि हम निश्चित रूप से आगे अपने इस टारगेट को पूरा करेंगे और ये जो दृश्य दिखाई देते हैं इन दृश्यों को हम आगे न देखें, इसके लिए विकृत संकल्प हमें होना पड़ेगा। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसी भी हमारी है। तो ये जो प्रकोष्ठ हमारा है एनसीईआरटी में काम कर रहा है, ये इसमें महत्वपूर्ण काम कर रहा है, सभी के लिए शिक्षा को समर्पित है और राष्ट्र की शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप एनसीईआरटी द्वारा संसाधन सामग्री का विकास करने के साथ साथ संसाधन और विकसित किए जा सकें और उनका निष्पादन किया जा सके, इसके लिए कमिटमेंट के साथ काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी अनुशंसा 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की है और इस दिशा में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र हमारा जो काम कर रहा है एनसीईआरटी में, उसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उजास नाम का एक प्रवेशिका का निर्माण किया गया है जिसका लॉन्च होगा और ये प्रवेशिका 4 भागों में उपलब्ध है। प्रवेशिका के सभी भाग बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित सीखने के प्रतिफल के आधार पर बनाए गए हैं। ये प्रकोष्ठ जो काम कर रहा है ये बुनियादी विषयों से जुड़ा हुआ है और इसमें प्रवेशिका को इसलिए इस तरह से बनाया गया है जिससे कि जो लोग हैं उनके परिवेश से जुड़े हुए 13 विषयों को चयनित किया गया है ताकि वो आसानी से उसमें आगे बढ़ सकें। और ये जो 13 विषय हैं, इन विषयों का चयन जो है 15 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है। तो ये जो हमारा सेंटर है एनसीईआरटी का, ई शिक्षण सामग्री, ऑनलाइन मॉड्यूल, दक्षताएं एवं सीखने के प्रतिफल और कार्यपत्रक एवं परीक्षण मद, प्रचार प्रसार सामग्री, दीक्षा जो ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल संरचना हमारी है एनसीईआरटी में है और वर्टिकल के लिए ई सामग्री ताकि प्रौढ़ शिक्षा पर विभिन्न संसाधन व सामग्री अपलोड किए जा सकें, प्रशिक्षण नियमावली और सीखने के संदर्भों के लिए दिशा निर्देश और वीडियो कार्यक्रम का भी निर्माण किया गया है। तो ये सारे माध्यमों के द्वारा हम इस टारगेट को
100% लिटरेसी के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए हम ये मल्टी प्रोंग अप्रोच है, डिफरेंट मीडियम से हम डिसिमिनेशन कर रहे हैं जो लिटरेसी का, और अपने सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इससे हमारी आशा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, और हम सभी को संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम अपने आसपास जो भी कोई इस प्रकार के लोग हैं जो साक्षरता से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनको हम कैसे शिक्षित करें, इस चीज़ के लिए हमें कृत संकल्प होना पड़ेगा। क्योंकि साक्षरता होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग मेंटली लिटरेट होते हैं, मगर लिटरेट लोग मेंटली लिटरेट होते हैं, ज़्यादा संभावना इस बात की है। और क्योंकि वो नवीन जो हमारे तमाम आविष्कार हो रहे हैं या जो भी परिचर्चाएँ चल रही हैं, जो भी विश्व भर में जो भी मुद्दे हैं सारे, तो अगर हम साक्षर हैं तो हम एक्सेस इजीली कर सकते हैं और हमारी पहुंच में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए अपने को कनेक्ट करना समसामयिक घटनाओं से, आवश्यकताओं से, समस्याओं से अगर हम जुड़े हुए हैं तो तभी हम समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर हमारा एक बड़ा कंपोनेंट ह्यूमन रिसोर्स का इन चीज़ों से वंचित है तो वो पोटेंशियलिटी उनकी जो है देश के विकास में अपने कंट्रीब्यूशन करने की और उस धारा में जुड़े रहने की, वो पोटेंशियलिटी कम हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 100% लिटरेसी का टारगेट हमें पूरा करना है, समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। और इसके लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी उम्मीद बनाते हैं हमको। तो सभी गैर साक्षरों के सीखने की सुविधा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट का जो सिस्टम है उसका निर्माण भी हो रहा है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC की मदद से और NCERT और NIOS शैक्षिक निकायों के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। योजना के घटकों को लागू करने के लिए जो हमारा नेशनल लिटरेसी मिशन है और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और संस्थानों और संगठनों के परामर्श से विकसित जो अभिसरण तंत्र या ढांचा है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो निरक्षरता को मिटाने के लिए 2030 तक का जो समय है 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए, उसमें हम सैनिकों की तरफ काम करें। जैसा कि मैडम ने कहा है कि मंजिलें पास हैं और फासले हमको तय करने हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस क्षेत्र में मंजिलें होती नहीं हैं, पड़ाव होते हैं। क्योंकि मंजिल पे पहुँचने के बाद हम फिर स्तब्ध हो जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं और रुक जाते हैं, प्रगति रुक जाती है। तो हमें तो सिर्फ पड़ाव देखने हैं और पड़ाव दर पड़ाव पार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचेंगे। और विकास तभी सही मायने में विकास है जब सब लोग साथ में होंगे और सब लोग बराबर पे होंगे और सब लोग विकास की धारणा से जुड़े होंगे और विकास के जो भी घटक हैं उन घटकों में अपना सहयोग देने के लायक होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये रोड मैप है हमारा 2030 तक ये लक्ष्य अर्जित करना है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 2030 से पहले ही इसको पूरा कर लें। अगर हम में से प्रत्येक संकल्प लेता है कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं इस प्रकार के, उनको हम एडॉप्ट करें और जो भी माध्यम है उन माध्यमों से उनको साक्षर बनाएं, तो ये उद्देश्य हमारा 2030 तक इंतज़ार करने के बजाय 2030 से पहले भी पूरा किया जा सकता है। तो मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में हम सब आए और आप सब लोग यहाँ पे रहे, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का यही माध्यम है कि हम ज़मीनी स्तर पर काम करके परिवर्तन लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और जैसा आपने देखा कि NCERT अनेक स्तरों पर कार्य कर रहा है और मंत्रालय के सहयोग से दोनों संस्थाएं साक्षरता अभियान को किस तरह से आगे बढ़ा रही हैं। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्री और जिंगल आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक NCERT ने जो जिंगल तैयार किया है, एजुकेशन फॉर ऑल, वह पढ़ने लिखने और गणितीय ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरणा देता है। तो कृपया जिंगल को चलाया जाए।
पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़ कर आगे आगे बढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़ कर आगे आगे बढ़ मा पा धा नी धा पा गा मा रे सा पा। घर बाहर के रोज के खर्चे कानूनी कागज बैंक के पर्चे पढ़ भी पाऊं समझ भी पाऊं गुणा जमा सब कुछ कर पाऊं हर खबर को मैं भी जानूं देश विदेश को भी पहचानूं हर खबर को मैं भी जानूं देश विदेश को भी पहचानूं देश विदेश को भी पहचानूं। अधिकार ये जानूं मैं दुनिया के तर्क भी जानूं उम्र बढ़ी पर रहूं ना अनपढ़ शिक्षा जारी पढ़ 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 लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़ कर आगे आगे बढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़ कर आगे आगे बढ़ मा पा धा नी धा पा गा मा रे सा पा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। अब इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है साक्षरता की डगर पर। यह सभी के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है इस पर आधारित है और साक्षर होने का अर्थ क्या है इसको भी परिभाषित करने की कोशिश करता है। तो कृपया डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं। शिक्षा प्राप्त करना हम सभी का अधिकार है, एक मानव अधिकार। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान इसी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जो किसी भी व्यक्ति को न केवल एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है बल्कि उनके निजी और व्यावसायिक दोनों संदर्भों में विकास का पथ प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार मार्च 2021 में एनसीईआरटी में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ CNCL यानी सेल फॉर नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी का गठन किया गया। ये सेल सभी के लिए शिक्षा को समर्पित है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित 5 क्षेत्रों बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा लक्ष्य है 100% साक्षरता प्राप्त करना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। आज की डिजिटल दुनिया से कोई भी अछूता नहीं है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में भी एक साक्षर व्यक्ति से ये अपेक्षा की गई है कि वो ऑडियो, वीडियो या डिजिटल दुनिया की सामग्री को पहचान सके, ठीक से समझ सके, गणना कर सके और दूसरों के साथ संवाद स्थापित कर सके। इसी कड़ी में एनसीईआरटी द्वारा एक पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर शिक्षार्थियों, स्वयंसेवी शिक्षकों और सभी साझेदारों आदि के लिए विभिन्न प्रकार की संसाधन सामग्री उपलब्ध है। आइए हम सब मिलकर भारत को पूर्ण साक्षर भारत बनाएं और अपना सामाजिक दायित्व निभाएं। जय हिंद। तो यह एनसीईआरटी की 2 प्रस्तुतियां थीं और आपने देखा कि किस तरह से पहल की जा रही है। इसी क्रम में NIOS ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अनेक साक्षरता के कार्यक्रम करता रहा है। उस पर आधारित एक हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं।
साक्षरता से हम शिक्षा और शिक्षा से सफलता की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया है, जो बुनियादी साक्षरता से शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देती है। भारत ने साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। हालांकि वर्ष 2022 में सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार साक्षरता दर 77.7% आंकी गई है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सतत मार्गदर्शन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ऐसे सभी शिक्षा वंचितों को अपनी पढ़ाई फिर से प्रारंभ करने का अवसर देती है और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समग्र शिक्षा और जीवन कौशल को सुनिश्चित कर रहा है। वर्ष 1994 से प्रारंभ NIOS का मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम स्तर क, ख और ग के द्वारा कक्षा 8 तक की पढ़ाई को अपनी सुविधानुसार पूरी करने का अवसर देता है। 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में स्कूली शिक्षा छोड़ चुके वंचित समूह के प्रौढ़, विशेषकर महिलाएं, दिव्यांगजन और बेसिक साक्षरता मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए प्रौढ़ शिक्षार्थी प्रवेश ले सकते हैं। दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए OBE कार्यक्रम में विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है। OBE कार्यक्रम में कक्षा 8 तक मिलने वाला प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा व सरकारी नौकरियों के साथ अन्य सभी प्रायोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। OBE कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसकी अधिक जानकारी NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को 100% साक्षर बनाने का संकल्प लिया है। होगी अब साक्षरता से शिक्षा की उड़ान। OBE के संग एक नई उमंग, नई मुस्कान। यह डॉक्यूमेंट्री संक्षेप में OBE कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं को उद्घाटित करती है और इसी क्रम में किस प्रकार OBE एक नई दिशा की ओर आगे चल रहा है उस पर आधारित एक जिंगल हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया जिंगल चलाया जाए। शिक्षा के दरवाजे को सबके लिए खोले, हम मिलकर पढ़े, आगे बढ़े, सबसे वादा करते हैं हम। OBE के बढ़ते कदम ने शिक्षा को और कौशल विकास ने लाखों का मान बढ़ाया है, देश विदेश तक पहुंच बनाकर वंचित को हक दिलवाया है। NIOS। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उन प्रौढ़ जो व्यक्ति हैं और एक बच्चा भी हमारे साथ है जिन्होंने NIOS के माध्यम से और औपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सफलता हासिल की है। NCERT की ओर से पद्मश्री दुर्गाबाई गोंड आई हैं। वो एक लोक चित्रकार हैं। उनकी कला के लिए 2022 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। मैडम आप आएँ और 1 मिनट में अपने बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। में NCERT वाले को सबके नमस्कार। मैं मोर नाम दुर्गाबाई व्यायाम। मैं भोपाल से आया हूँ, मध्य प्रदेश, डिंडोरी जिला के रहने वाले। भोपाल में रहता हूँ अभी। मैं अभी यहाँ आए हूँ और फिर मैं जो है पेंटिंग करती हूँ। पहली तो मिट्टी से, दीवारों से मिट्टी, लाल मिट्टी, चूही माटी, कलरों से, दीवार से शादी ब्याह में, और जो है
दिवाली त्यौहार से शुरू से बचपन से शुरू में काम करत रहूँ। मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ और स्कूल भी नहीं गया हूँ। मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाया, बहुत गरीब थे। और मैं पहली छोटी माँ गाय चराऊँ, फिर ओकर बाद जो रहे तो बच्चों छोटे छोटे मेरे भाई बहन रहे थे, लोग संभालाई में मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करे हूँ। फिर ओकर बाद जो रहे तो भोपाल में आने के बाद एक ठाकुर आंटी रहे, वो उनके घर में काम करत रहूँ। तो उन्होंने मोला जो सिखाया दीवार में ऐसे ही करना, साइन वाइन पढ़े लिखे नहीं हस तो दीवालों में पेंसिल से और चाक से दीवार में यह करके ऐसे साइन ला सिखाया रहा है। तो साइन करेला मैंने सीखे रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे सीख के फिर मैं साइन करेला थोड़ा सीखे हूँ, पढ़े लिखे नहीं हूँ। फिर मैं ये चित्रों में दिखाए हूँ कि कहानियों में हमारे आजी दादी जो अक्सर करके नंदी से जुड़े, मिट्टी पानी से जुड़े और धरती माता से जुड़े कहानियों में हमारे आजी दादी बताएं, ओखर कहानी में मैं चित्र में दिखाए हूँ। बच्चों के बारे में मैं NCERT के साथ में बहुत काम करे हूँ कहानियों में, और बच्चों के नाने किताब बनाए हूँ और बड़े के नाने की किताब बनाए हूँ। और हम जो आज मैं अम्बेडकर बाबा के भवन में आए के मैं बहुत खुशी हुई हूँ कि कैसे कि अम्बेडकर बाबा के बारे में हम जीवन कथा के बारे हम दोनों पति पत्नी मिलके हम उसके चित्र बनाए हैं, पुस्तक बनाए हैं। तो वो पुस्तक जो है देश विदेश में 11 भाषा में छपे है और उसको मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ कि चित्र में मैं दिखाना चाहती हूँ और चित्र में मैं बताती हूँ। तो इसलिए हम जहाँ जाते हैं तहाँ हम दोनों पति पत्नी जाते हैं और बच्चों ला सिखाते हैं और बड़े ला सिखाते हैं। और हम जहाँ जाते हैं तहाँ हम एक संस्था बनाए हैं कला माध्यम करके। तो गांव में जो हम आजी दादी जो बूढ़ो और बच्चों ला हम जो कहानी बताते हैं, जो आजकल लिप्त हो रहा है, जो कहानी बताते हैं, वो कहानी के नाने हम संस्था में हम जोड़ता है और सिखाते हैं और गांव में हम सिखाते हैं। तो उसके बारे में हम संस्था बनाए हैं कला माध्यम करके। तो हम यही हम जैसे मोर पक्षी है और चित्र में गाना गाते हैं और गाना गाते हैं, दीवालों में चित्र बनाते हैं शादी ब्याह में, और पानी से जुड़े शादी ब्याह में जुड़े हैं, कैसे नेंग होता है उसके बारे में हम चित्र में दिखाते हैं। उस तरह से हम जो है तो बच्चों के नाने ज़्यादा करके बच्चों ला सिखाते हैं और उसके नाने हम पुस्तक बनाते हैं और हम बड़ों को सिखाते हैं और बच्चों ला तो उसके नाने हम पुस्तक आगे बढ़ाते और काम करते हैं। ज़्यादा बताना नहीं चाहते हूँ इतने। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा हैं। क्या नाम है शैली का? जी, गोंड आर्ट के नाम से ये चित्रकारी करते हैं और वेबसाइट वगैरह भी है इसका। हाँ, खाली बता दीजिए। ये गोंड आर्ट कहलाता है, जो हमारा आदिवासी समूह में एक गोंड आर्ट में कच्ची दीवार में किया जाता है, जो ढिगना बोलते हैं। तो ढिगना को जो कलर में करके आज वो उसको पेंटिंग के रूप में जो है जो पेपर में और कैनवास में देश विदेश में किया है। हम दुर्गा के साथ पति पत्नी हैं, छोटेपन में हमारा शादी हो गया था, 3 बच्चे हैं और हम लोग किताब भी हम जब से आए हैं, जब से किताब किए हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को हम अभी से बच्चों से शुरू से हम लोग चेन्नई से, दिल्ली से, बम्बई से, यहाँ से
सब जगह से बच्चों के लिए काम किए हैं और बच्चों के साथ हमको काम करने में बहुत मज़ा आता है। और बच्चों को हम आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था भी बनाए हैं जो दुर्गा ने बताया, और हम देश विदेश भी दोनों गए हैं ये किताब के बारे में और कला के पीछे। आज दुर्गा को हमारे पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है, हमें बहुत खुशी है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज हम जो अम्बेडकर भवन में आज पहली बार आए हैं, जो हम उस किताब को बना के देश दुनिया में हमारा नाम होता है और हम 11 भाषा में छपा हुआ है और चित्र के माध्यम से उसको पहचाना जाता है। बस इतने। धन्यवाद। और अब मैं बुला रहा हूँ मास्टर ऋषि को। ये 7वीं में पढ़ते हैं और अपनी माताजी और पिताजी को पढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषि। आई स्टडी इन क्लास 7। मैं अपनी मम्मी को पढ़ाता हूँ और अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषि। आई स्टडी इन क्लास 7। मैं अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी मम्मी को कैसे पढ़ाता हूँ। जब मैं और मम्मी के साथ में जाता हूँ स्कूल तो मम्मी अंगूठा लगाती थी। तब मुझे ज्ञान नहीं था कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, इसलिए जब मैं संस्था में आया पढ़ने तो पता चला कि यहाँ पर महिलाओं के ऊपर काम किया जाता है। तो हमने अपनी मम्मी के बारे में सोचा कि हम अपनी मम्मी को पढ़ाएंगे। तो हमारी संस्था की मैमों ने कॉपी और किताबें दी मम्मी को पढ़ाने के लिए। तो हमने मम्मी को पढ़ाने के लिए किताबों को भरवाया और पढ़ाया, अक्षर ज्ञान और मात्राएं ज्ञान कराई। तो मम्मी को वो तो ज्ञान हो गई और मम्मी हिंदी पढ़ लेती हैं। तो मम्मी को टाइम नहीं मिलता, काम पे जाती हैं। तो हम मम्मी के जो घर का काम होता था जैसे झाड़ू और बिस्तर सही करना वो हम कर देते थे। तो 1-1.5 घंटा बचता था जिससे हम अपनी मम्मी को पढ़ा देते थे। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी काम आता था जिसको हम मम्मी को कराते थे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बेटे। और अब मैं बुला रहा हूँ अलका झा। ये 38 साल की हैं और ये बिहार से हैं और 18 साल से गुरुग्राम में रहती हैं। और NIOS के OB कार्यक्रम से इन्होंने 8वीं क्लास पूरा किया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद चलाती हैं जिसमें 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। अलका झा। नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम अलका झा है, मैं बिहार से रहती हूँ। मेरे छोटी सी उम्र में शादी हो गया। 13 साल उम्र की जब थी मैं तब मेरा शादी हो गया। फिर मैं उस टाइम से यहाँ गुड़गांव में रहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थे। फिर मैं दूसरों को घरों में काम करके अपना गुजारा करते थे। मेरे हस्बैंड इतना कमा नहीं पा रहे थे। फिर मैं काम करते करते मोबाइल स्कूल के बारे में पता चला। फिर मैं वहाँ जाके पूछे, सर क्या मेरा एडमिशन हो सकते हैं, मैं भी पढ़ सकती हूँ। वहाँ बड़े बड़े लोग पढ़ रहे थे, बच्चे बड़े बड़े बुजुर्गों लोग भी पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ हो सकते हैं आपको। फिर मेरा टेस्ट लिया तो टेस्ट लेके उन्होंने 8वीं में मेरा एडमिशन कर दिए। तो मैं एडमिशन 1 साल में पास हो गई 8वीं। तो उसके बाद मैं अच्छा से पढ़ लिख के मेरा बहुत खुशी लगा। मैं अपने बच्चों को भी इसमें पढ़ाती हूँ। ओपन स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। आगे मैं 10वीं में भी पढ़ना चाहती हूँ। एक मैं संस्था भी चलाती हूँ, समूह संस्था चलाती हूँ। उसमें आज मेरा 150 से ज़्यादा लोग हैं मेरे साथ जुड़ा हुआ। उसमें मैं एक दूसरे को हेल्प भी करती हूँ। जैसे किसी को शादी हुआ, किसी को ब्याह हुआ, घर बनाना है तो मैं किसी को मदद करती हूँ। पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, अभी मुझे इस स्कूल से ओपन स्कूल से पढ़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा हस्बैंड भी पढ़ा हुआ नहीं था, इसी में ओपन स्कूल में पढ़ के हम दोनों बहुत कुछ किया। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाऊंगा दीपेन नुनिया। ये 29 इयर्स के हैं और मजदूरी के लिए पश्चिम बंगाल से गुड़गांव आए हैं। NIOS के OB कार्यक्रम से 8वीं कक्षा पूरी की है।
हेलो, सबका नमस्कार। मेरा नाम दीपेन नुनिया, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। यहाँ पे आए हुए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, उसके बाद मैं यहाँ पे मजदूरी का काम करने लगा। मजदूरी का काम करते करते फिर मैंने देखा कि ये मोबाइल स्कूल का बस लगा हुआ था। मैं वहाँ पे देखा, मेरा पढ़ने का मन कर रहा था। मैं गया बात करने, तो बोला हाँ ठीक है, वो एडमिशन हो जाएगा। मैंने फिर उसके बाद फिर बोला कि मैं 1 साल में ही मतलब 8वीं क्लास पास कर गया। तो फिर मैं उसके बाद किराए पे ऑटो लिया था। ऑटो लेने के बाद मैंने ऑटो चलाने लगा। चलाते चलाते फिर उसके बाद मैंने फिर जब इतना समझ नहीं था कि मतलब कुछ मेरे को करना चाहिए था, मैं सोचा था कि कुछ करना चाहिए था मेरे को। फिर मैंने एक ऑटो लिया किस्त पे। फिर ऑटो लेने के बाद फिर मैंने फिर दूसरा ऑटो भी लिया। फिर दो ऑटो हो गया आज स्कूल में मतलब जानने के बाद कुछ थोड़ा बहुत। तो फिर उसके बाद फिर मैंने 2 ऑटो होने के बाद अभी एक किराए पे चला देता हूँ, एक मैं खुद चलाता हूँ जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में यही सफलता की कहानी लिखते हैं जो हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, और इनको किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब कुछ पोर्टल और अध्ययन सामग्री का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि NIOS द्वारा तैयार आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पोर्टल का उद्घाटन करें। यह वंचित विद्यार्थियों के लिए वरदान होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम से विद्यालय शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान किए जा रहे हैं। इन प्रावधानों में NIOS शिक्षा वंचित बच्चों का पंजीयन करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा एवं निगरानी के साथ साथ प्रमाणन भी करेगा। इस कार्य के लिए NIOS द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है। ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को मुक्त विद्यालय प्रणाली द्वारा शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ता है। स्कूली शिक्षा वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए इस अनूठे पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE व स्टेट MIS साथ साथ क्रियान्वित किए जा सकेंगे। स्कूली शिक्षा से बाहर बच्चों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए जा सकेंगे और प्रत्येक पंजीकृत शिक्षार्थी के लिए डैशबोर्ड की सुविधा भी होगी। NIOS के इस पोर्टल द्वारा राष्ट्रीय और राज्य आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और डैशबोर्ड की उपलब्धता हेतु विशेष मापदंडों का निर्माण किया जा सकेगा। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों हेतु डैशबोर्ड पर पंजीकरण से निगरानी की जा सकेगी। राज्य शिक्षा विभाग के माध्यम से पंजीकरण एवं शुल्क भुगतान के विकल्प के साथ साथ ये पोर्टल स्कूली शिक्षा वंचित बच्चों को ट्रैक, मॉनिटर और प्रमाणन में सहायता करेगा। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए NIOS प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। साथ ही साथ स्कूली शिक्षा वंचित बच्चों के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उपयुक्त आयु व ग्रेड पर शिक्षा वंचित बच्चों की पहचान कर उनका पंजीकरण NIOS में किया जाएगा। पंजीकरण और परीक्षा का खर्च संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो NIOS के पंजीकृत अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करने वाले स्कूलों की पहचान करे और स्कूली शिक्षा वंचित बच्चों का पंजीकरण कराए। NIOS
आकांक्षाओं की उड़ान समावेशी शिक्षा के साथ। और अब मैं बताना चाहूँगा कि NIOS ने इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण UN वुमेन के साथ किया है और हम माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करेंगे कि उसको रिलीज़ करें। और आई वुड ऑल्सो इनवाइट कंट्री हेड UN सुजन फर्गुसन मैम ऑन स्टेज प्लीज़। यह दस्तावेज ओपन स्कूलिंग में इंक्लूसिव एजुकेशन के विभिन्न मुद्दों को परिभाषित करता है और निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इस पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं। और अब समय है एक और महत्वपूर्ण सामग्री को रिलीज़ करने का। जेंडर ग्रीन टीचर प्रोग्राम, यह 6 मंथ्स का पाठ्यक्रम है और इन सर्विस टीचर्स के लिए है और इसमें 2 प्रमुख मुद्दों जेंडर और पर्यावरण को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। तो मैं मैडम से अनुरोध करूंगा जी। आई वुड लाइक टू इनवाइट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग प्लीज़। इस पर आधारित एक वीडियो हम देखते हैं। National Institute of Open Schooling has been at the forefront of innovation in education in India. In a fresh groundbreaking initiative, NIOS has unveiled a gender green teacher program that sits at the intersection of gender and environment. This is a 6-month certificate program developed in close collaboration with the Commonwealth of Learning, an intergovernmental organization headquartered in Canada. The program aims to weave gender and climate issues into education to create a society that's more equitable and make our planet ecologically more hospitable to various life forms. Sustainable Development Goals, as envisioned by the United Nations, call for widening access to education with a thirst on gender equality and ecological balance. The Gender Green Teacher Program embodies these noble objectives of creating awareness about gender equity and environment through the use of modern communication tools. The program contains ICT-enabled modules for school teachers to help them gain vital perspectives on gender and environment,
enriching the teaching and learning process in schools. The program, to be implemented by a term of experts from NIUS, is a fully online course offering great flexibility and convenience. A successful implementation of the Gender Green Teacher program will go a long way in spreading awareness about gender equality and ecological balance. A greener, more equitable future beckons us all, with NIUS leading the way. अब NIUS की कुछ प्राइमर्स और पोस्टर्स का उद्घाटन करने हम जा रहे हैं और NIUS से प्रोफेसर उषा शर्मा जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। सॉरी, NCERT से, तो आपको स्वागत है। ये एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए NCERT NIUS में कोई फर्क नहीं है। मंचस्थ विद्वजनों को मेरा प्रणाम, प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा जी को मेरा सादर चरण वंदन और सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को, साथियों को आज की राम राम। NCERT ने जो प्राइमर्स डेवलप किए हैं ये उन लोगों के लिए हैं, उन शिक्षार्थियों के लिए हैं जो हमसे ज़्यादा शिक्षित हैं, जो सवाल खड़े करना जानते हैं, जो सवाल पूछना जानते हैं, लेकिन शायद जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है। तो ये NCERT की एक पहल है और हमने जो प्राइमर्स बनाए हैं वो 4 वॉल्यूम में हैं। जैसे प्रोफेसर सकलानी जी ने आप सभी से साझा किया था कि ये 4 वॉल्यूम 13 थीम्स के इर्द गिर्द हैं। ये थीम वो है जिनसे ज़िंदगी जीने का हुनर मिलता है, जिनसे ज़िंदगी जीने का सलीका मिलता है और जिनसे हम संस्कारवान बनते हैं। इन थीमों में पर्यावरण भी है, आपदा प्रबंधन भी है, डिजिटल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्हीं तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द ये प्राइमर्स घूमते हैं। यहाँ शिक्षार्थियों के अनुभवों को हमने सबसे ज़्यादा तरजीह दी है और ये भी देखने की कोशिश की है कि इनके पास सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है लेकिन ज़िंदगी जीने का अनुभव है। तो हमने उस अनुभव से अपने लिए बहुत सारी चीज़ें सबक के तौर पे हासिल की हैं। जो वॉलंटियर टीचर्स इन असाक्षर शिक्षार्थियों को पढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत कम देंगे, लेकिन उनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ये हमारा सामाजिक दायित्व है और इसी सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए NCERT ने ये प्राइमर्स डेवलप किए हैं। तो मैं मंचस्थ सभी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे प्राइमर्स को रिलीज़ करें। जब तक विमोचन होता है हमारे प्राइमर्स का, मुझे बेहद खुशी है कि इस प्राइमर में जो इलस्ट्रेशंस बनी हैं, वो जो गोंड आर्ट है, उसके 2 आर्टिस्ट हमारे साथ ये सभागार में मौजूद हैं। दुर्गाबाई जी, जो पद्मश्री दुर्गाबाई जी हैं, जिन्हें 2022 में अवार्ड मिला है। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। सुभाष व्याम जी, प्राइमर्स में सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं है बल्कि हमने लोक चित्रकला को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी है और ये कोशिश की है कि लोक चित्रकला लगातार बनी रहे। तो हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर से लगातार जुड़ें, ये इस प्राइमर में कोशिश की गई है। ये जो आप कवर पेज देख रहे हैं, ये मधुबनी गांव के एक चित्रकार हैं जिनका नाम है सचिदानंद। ये बहुत मेहनत से बनाई गई प्राइमर है, लेकिन ये तब उपादेय होगी जब इसका हम अच्छी तरीके से उपयोग कर सकेंगे। और हम एक छोटी सी फिल्म इसी प्राइमर के आधार पर देखते हैं। उजास, ये आस है शिक्षा की और शिक्षा के उजाले की। उजास राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ NCERT द्वारा तैयार की गई प्रवेशिका पुस्तक है। इस प्रवेशिका को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये प्रवेशिका उन सभी शिक्षार्थियों को केंद्र में रखकर बनाई गई है जिनकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके पास जीवन का वृहद अनुभव है, जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने का साहस है। प्रवेशिका के 4 भागों में हिंदी और गणित सीखने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। इसमें भाषा की समझ बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें पढ़कर समझना और समझकर पढ़ना दोनों पक्षों को शामिल किया गया है। यहाँ पढ़ने लिखने के साथ समझना, समझाना, अपनी राय बनाना, प्रतिक्रिया करना, समझकर लिखना आदि को शामिल किया गया है। इसी तरह गणित में अंक ज्ञान के साथ साथ गणितीय अवधारणाओं की समझ और उनका दैनिक जीवन में प्रयोग सम्मिलित किया गया है। महत्वपूर्ण जीवन कौशल
यानी क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के अंतर्गत प्रवेशिका में वास्तविक अनुभवों से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है, जैसे मतदान, कानूनी जानकारी, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, खान पान और सेहत इत्यादि। प्रवेशिका पर आधारित वीडियो श्रृंखला साक्षरता की डगर पर डिजिटल माध्यम से पढ़ने लिखने की ओर उठाया गया एक कदम है। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को सुगम व अर्थपूर्ण बनाया जा सके। एनसीईआरटी की एक और पहल है और वो पहल है प्रमोशनल मटेरियल डेवलप करना। जो योजनाएं सरकार शुरू करती है, जिन उद्देश्यों के साथ शुरू करती है, उसकी गूंज दूर तक सुनाई देनी चाहिए। इस देश के अंतिम शिक्षक, इस देश के अंतिम नागरिक तक वो बात पहुंचनी चाहिए। ज़मीन से उठी हुई चीज़ें ज़मीन तक पहुंचने के कगार पर हैं और इन्हीं सब चीज़ों को समेटते हुए एनसीईआरटी ने कुछ पोस्टर्स डेवलप किए हैं। आइए हम मिलकर इन पोस्टर्स को भी विमोचित करें। मेरा अनुरोध रहेगा मंचस्थ सभी विद्वानों से, अतिथियों से कि वे पोस्टर्स का विमोचन करें। हम अक्सर अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं वही तस्वीरें इनमें शामिल हैं और उन तस्वीरों के साथ हमने कुछ अपने मन की बात कही है, तो वो स्लोगन के तौर पर है। और ऐसे 17 पोस्टर्स एनसीईआरटी ने डेवलप किए हैं। अभी हम यहाँ 5 पोस्टर्स देख रहे हैं, लेकिन एक इस पर आधारित एक छोटी सी फिल्म पीपीटी आप देखेंगे, जहाँ हम पोस्टर्स के अगले हिस्से भी देख सकते हैं। पढ़ना लिखना, कंप्यूटर, डिजिटल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत छोटे बच्चे, जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कक्षा 5 और उससे ऊपर के विद्यार्थी स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। तो हमने यहाँ कोशिश की है कि बच्चे भी उनसे मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सके और वे अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों को साक्षर बनाने की कोशिश कर सके। शिक्षित वो पहले ही हैं, शिक्षित उनसे होने की ज़रूरत है, दीक्षित उनसे होने की ज़रूरत है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ अभिनंदन के लिए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एनसीईआरटी को इन नए प्रयासों के लिए, नवाचारों के लिए। ऑन टुडेज ओकेजन we are truly happy to receive a message from the Honorable Director General UNESCO. May I take the opportunity to welcome Ms. Joy Pon, Chief of Education UNESCO, to present the message, please. Namaskar, good morning. Distinguished guest Minister Annapurna Devi, Professor Dinesh Saklani from NCRT, Mrs. Sarosh Sharma, and Mr. Vipin Kumar, thank you very much for inviting me here. I will attempt to say something in Hindi. Mai bahut khush hun aapka beech hona. And I hope that means I'm happy to be here. Thank you. I take this opportunity to thank NCRT and NIOS for inviting me today to this event, and to everyone participating virtually and physically, I wish you all good health. I'm delighted to be here with you to celebrate the International Literacy Day. This year's theme for International Day is Transforming Literacy Learning Spaces, which highlights the need to focus on the physical environment, learning materials, and activities that facilitate learning. It is indeed a privilege to be here with Mrs. Sarosh Sharma, Chairman of NIOS, and the colleagues from NIOS, since the Institute had won the prestigious 2021 UNESCO King Sejong Literacy Prize for its program on enabling education of persons with disabilities through technology-enabled inclusive learning material with specific focus on Indian Sign Language-based content. Thank you.
I also take the opportunity to express my sincere congratulations to the Kalinga Institute of Social Sciences for being the co-winner of this year's UNESCO King Sejong Literacy Prize. The Kalinga Institute for Social Sciences has worked tirelessly to universalize education through their efforts to improve access to mother tongue-based languages and programs for indigenous students. There will be a hybrid event to commemorate and to honor Kalinga Institute, and so we hope to be able to host them here in New Delhi. On 8 September each year, UNESCO celebrates International Literacy Day to appreciate the development and the values of literacy for all individuals. The celebration of International Literacy Day serves as a reminder that 254 million adults are deprived of basic literacy skills. India itself has seen significant progress towards literacy in the last few decades, as we saw in the PowerPoints and the videos. The literacy rate in India in 2011 was 74%, but now in 2022, the literacy rate has increased to 77%. This is such an increase that signifies favorable rise in overall literacy rate for the Indian population. However, important disparities remain, which have been further exacerbated by the COVID-19 pandemic, and the disruption of literacy programs during the health crisis has particularly hit those hardest, those who were already left behind, and which includes persons with disabilities who could not benefit due to the lack of or limited and unequal access to education. As we are now only 8 years away from the SDG targets and goals, we have to ensure that everyone possesses the ability to read and write, which is a core component of making any significant progress on SDG 4 on quality education and lifelong learning. And so allow me to please read to you the message from Mrs. Audrey Azoulay, Director General of UNESCO, on the occasion of this year's International Literacy Day. International Literacy Day is an opportunity to assess progress and spur momentum towards celebrating literacy as an essential human right that plays a fundamental role within our societies. To quote the Brazilian intellectual and educator Paulo Freire, who dedicated much of his life to adult education, literacy should be the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world. Together, we have achieved much in this field. In 1979, only 68% of the world's population knew how to read and write. Now, in 2020, the figure has risen to 86.7%. However, despite this progress, 771 million youth and adults around the world still do not possess basic literacy skills, 60 of whom are girls and women. Of course, COVID-19 has exacerbated the issue. School closures and disruptions caused by the pandemic have likely driven learning losses and dropouts. This is especially true for vulnerable populations. And in response to this urgent situation, UNESCO and its member states are redoubling their efforts to ensure that progress made in recent decades is not reversed, but reinforced. For example, on the crucial topic of adult education, UNESCO member states have renewed the commitment to literacy through the adoption of the Marrakesh Framework for Action, which recognizes adult learning and education as a core driver for all SDG goals. Moreover, in June this year, UNESCO hosted a pre-summit to pave the way for the Transforming Education Summit convened by the United Nations Secretary General this September in New York, actually next week. The pre-summit brought together more than 150 education ministers to reaffirm that tomorrow's education must be inclusive and focused on the most vulnerable, giving them not only basic skills, but also keys to navigate the contemporary world. The summit in New York
will reaffirm the importance of a new form of literacy, digital literacy, and as an essential tool for lifelong learning. To achieve these objectives, UNESCO member states emphasize the need for more investment in education and increased international aid, along with more open, free, and high-quality educational resources. Through the celebration of International Literacy Day, UNESCO calls on all actors in the field of education and beyond to rethink the role of literacy. Bahut dhanyabad. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। और अब समय है आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने का। और एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है कि सफ़र में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। झारखंड के एक छोटे से जगह से अपनी यात्रा शुरू करने वाली, रांची विश्वविद्यालय से अध्ययन करने वाली और बिहार विधानसभा में विधायक की भूमिका निभाने के बाद आज शिक्षा मंत्री के रूप में हम सभी के बीच माननीय अन्नपूर्णा देवी जी हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है और हमेशा उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहा है। मैं बड़े आदर के साथ आपको आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत देर से खड़ी हैं। नमस्कार। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से शुभकामना देती हूँ। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपिन कुमार जी, NIOS के अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, NCERT के निदेशक प्रोफेसर सकलानी जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों से आए हुए शिक्षाविद, यूनेस्को और कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधि, NCERT, NIOS तथा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े समस्त प्रबुद्धजन और छात्र छात्राएं। साथ ही साथ आज बहुत अच्छे से कार्यक्रम के शुरुआत में अपने गीत की प्रस्तुति करने वाली सभी छात्राएं, मैं फिर से आप सभी को आज के इस अवसर पर शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना देती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और बहुत सारे आज इस हॉल के अलावे भी आभासी माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े सभी विद्वान और सभी विद्यार्थीगण। आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि NIOS और NCERT ने भव्य रूप में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया है और आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे नए नए नवाचार NIOS और NCERT के द्वारा आज इस कार्यक्रम में लॉन्च किया गया, प्रस्तुत किया गया और छोटे छोटे फिल्म के माध्यम से हम सभी को भी इसको देखने का अवसर मिला। निश्चित रूप से ये पहल बहुत ही अच्छी है, बहुत सार्थक है और इस अमृत काल के अवसर पर निश्चित रूप से NIOS और NCERT के द्वारा जो ईमानदार पहल हो रहा है, इसका सार्थक जो प्रयास हो रहा है, इसका हमें पूर्णतः लाभ मिलेगा और आज जो पूर्णतः साक्षर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी जो सोच है, उसमें हम सभी सफल होंगे। और इसके साथ ही अनेक जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, हम उससे भी हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी शुरुआत NIOS के द्वारा, NCERT के द्वारा की जा रही है और जब भी कार्यक्रम में आने का अवसर मिलता है, कुछ नए नए नवाचार NIOS और NCERT करती रहती है।
तो इस नवाचार से निश्चित रूप से देश के लोगों को फ़ायदा होगा, विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े वैसे सभी लोगों को इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। साथियों, आज का दिन संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व साक्षरता को महत्व दे रहा है और उसके विभिन्न पक्षों को उद्घाटित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में आज हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं और यह दिवस हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह दिवस हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। हम अमृत काल में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर विकसित राष्ट्र समेत पंच प्रणों को पूरा करें। हम विश्व स्तरीय और मूल्यप्रक शिक्षा प्रदान कर आगामी पीढ़ी के अंदर पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करें। यह दिवस हमें अवसर देता है हम बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप साक्षरता की नई और व्यापक परिभाषा गढ़ें और उसके अनुरूप राष्ट्र को साक्षरता की राह में आगे ले जाएं। मेरा मानना है साक्षरता किसी भी देश के समग्र विकास का स्तंभ है। व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए देश का साक्षर होना अनिवार्य है और इस लक्ष्य को पूरा करके ही गरीबी का निवारण किया जा सकता है तथा सामाजिक समानता कायम की जा सकती है। वर्तमान में लगभग 18 करोड़ से अधिक प्रौढ़ लोगों को साक्षर किया जाना शेष है। यह हमारे सामने एक चुनौती है और मुझे खुशी है कि आज 3-4 ऐसे प्रौढ़ जिनको साक्षर किया जा रहा है उनके भाषा में, उनके शब्दों में हम सब ने उनकी बात को भी सुनी और साथ ही साथ एक छोटे बच्चे जिनके अंदर जज्बा है, जुनून है कि हम अपने माता पिता को, अक्सर माता पिता प्रयास करते हैं बच्चे पढ़े, लेकिन आज के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि आज के बच्चे इस बात को सोचते हैं कि हमारे माता पिता भी पढ़े और 7वीं क्लास के बच्चे बिल्कुल एक जुनून के साथ अपनी माता को भी शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बदलाव, ये साफ हमारे उन्नत भारत की ये तस्वीर साफ दिखती है, दर्शाती है। और इसके साथ ही साथ चित्रकला में हमारे सामने जो नाम दुर्गाबाई जी, निश्चित रूप से आपकी कला अब देश विदेश में प्रसिद्ध है और जिस तरह से अब हम देखते हैं कि हमारे लोग जो सुदूर गांव में भी रहने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है और अब निरंतर हम देखते हैं कि वैसे वैसे प्रतिभा को चुनकर, चाहे वो पुरस्कार से, राष्ट्रीय पुरस्कार से वो सम्मानित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और इसी में हमारी दुर्गाबाई जी भी हैं जिन्होंने पिछले साल इसी साल मिला है, हमारी दुर्गाबाई जी को भी मिला है, पद्मश्री से सम्मानित दुर्गाबाई जी हैं। तो आज वैसे वैसे विभूति जो आज हमारे देश के अंदर हैं, जो छिपे हुए हैं, निश्चित रूप से अपने कला के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास, आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से इस चुनौती के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित किया और अनेक रूपों में समाधान भी सुझाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। इस नीति में उल्लेख किया गया है कि साक्षरता का अवसर होना, शिक्षा प्राप्त करना और जीवन यापन करने में समर्थ होना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वैच्छिक स्तर पर सहयोग और सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। मात्र सरकारी संस्थाएं इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। अच्छी स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। साथ ही समुदाय के सम्मानित लोग अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, संपूर्ण साक्षरता को प्राप्त करने में भी हमें समुचित प्रयास की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवीनतम तकनीक का बेहतरीन उपयोग कर 100% साक्षरता लाने की बात कही गई है। और यह भी गौरतलब है कि प्रौढ़ लोगों के लिए विशिष्ट शिक्षण अधिगम पद्धति का प्रयोग करना चाहिए और सामग्री भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए, तभी वे अपने पूर्ण अनुभवों के साथ पढ़ सकेंगे। साक्षरता के संदर्भ में यह भी बताना चाहती हूँ कि नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में अनेक मुद्दों को समावेशित किया गया है, जिनके माध्यम से साक्षरता की चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। और इसमें कुछ बिंदुओं के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के निरक्षर लोगों को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार भी समस्त किशोर और प्रौढ़ महिला और पुरुष को 2030 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी लक्ष्य के अनुसरण में नए कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 से 2027 की अवधि में कुल 5 करोड़ प्रौढ़ को साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्रतिवर्ष 1 करोड़ का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम को अपनाया जाएगा और पठन पाठन का मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से NCERT, NIOS और NIC को दायित्व दिया गया है, जिसके अलावे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र, SCERT तथा प्रौढ़ शिक्षा विभाग प्रमुख रूप से कार्यान्वयन में शामिल होंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों का सहयोग भी लिया जाएगा। इस योजना में विशेष रूप से महिलाओं, पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। NCERT द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें साक्षरता, संख्या ज्ञान, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि को शामिल किया जाएगा। इस पाठ्यचर्या रूपरेखा में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे: आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बेसिक शिक्षा और सतत शिक्षा। इन सभी पर ऑनलाइन मॉड्यूल बनाने की जिम्मेवारी NIOS को दी गई है। साथ ही NIOS के ओपन बेसिक एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित ऑनलाइन मॉड्यूल दीक्षा पोर्टल पर भी उपलब्ध है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि NCERT और NIOS अनेक स्तरों पर साक्षरता की दिशा में कार्य कर रहे हैं। NIOS ने प्रारंभिक स्तर पर साक्षरता को बढ़ाने के लिए 3री, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए अनेक विषयों की अध्ययन सामग्री तैयार की है, जो शिक्षा पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही ऑडियो एवं वीडियो कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि NIOS ने बेसिक शिक्षा मूल्यांकन योजना के तहत 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रमाणित किया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पोर्टल शिक्षा विभाग की एक नवीन पहल है, जो विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज NIOS ने जेंडर ग्रीन टीचर कार्यक्रम की शुरुआत की है और जिसका लाभ शिक्षकों और विद्यार्थियों को मिलेगा। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के सहयोग से यह महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जिसका लक्ष्य सर्वप्रथम शिक्षकों को जेंडर और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और बाद में उनके माध्यम से विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त महिलाओं को सम्मान देने की बात कही। वे हमेशा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं। जेंडर ग्रीन टीचर्स इन दोनों विचारों को और आगे ले जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।
साथियों, हमें यह समझने की अत्यंत आवश्यकता है, हम साक्षरता की परिभाषा की उसी परिधि में नहीं बने रह सकते हैं जो परिधि वर्षों पहले तय हुई थी। तब से बहुत बड़े पैमाने पर देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। हमारे देश ने विकास की राह में एक लंबी यात्रा तय की है। नई परिस्थितियों के अनुरूप हमें ऐसी साक्षर पीढ़ी तैयार करनी है जो न केवल कागजों पर बल्कि राष्ट्र की प्रगति के पन्नों पर अपने हस्ताक्षर दर्ज कर सके। इसके लिए हमें साक्षरता के नए आयामों पर आगे बढ़ना होगा। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगी। बदलते युग में साक्षरता का एक प्रमुख आयाम डिजिटल साक्षरता है। वर्तमान में हम उच्च तकनीक के दौर में जी रहे हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान से लेकर पैसों के भुगतान और दिनचर्या में विविध प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सूचनाओं की ऐसी बाढ़ आ गई है कि लोगों द्वारा यह पहचान करना अत्यंत दुष्कर हो गया है कि कौन सी सूचना उनके हित में है और कौन सी उनके अहित में। ऐसे में नई तकनीकों द्वारा सूचना प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जानना आवश्यक है कि कौन सी सूचना त्याज्य है। आपने एक प्रसिद्ध कथन सुना होगा कि द आर्ट ऑफ नोइंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर, यानी क्या जानना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण क्या न जानना है। नए युग में हमें नई पीढ़ी में यह विवेक भी पैदा करना और यह डिजिटल साक्षरता से ही संभव हो सकता है। वित्तीय साक्षरता अथवा फाइनेंशियल लिटरेसी भी आज के युग में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक और तकनीक की सहायता से लोगों के साथ कई तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को कम जानकारी होती है कि वह अपनी राशि का कहाँ और कैसे सदुपयोग करके अथवा निवेश करके उसे बढ़ा सकते हैं। वैसे देखने पर तो यह हमारे जीवन में एक उम्र के बाद की आवश्यकता लगती है, लेकिन प्रारंभिक स्तर से अगर हम बच्चों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करें तो यह वित्तीय मामलों में उनको जागरूक रखेगी और वित्त संबंधी अनेक समस्याओं से दूर रखने में भी मदद करेगी। पर्यावरणीय साक्षरता भी वर्तमान की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। पर्यावरण को लेकर पिछले कुछ दशकों से दुनिया भर में जितने संकट पैदा हुए हैं वे अभूतपूर्व हैं। हमारी भारतीय परंपरा में प्रकृति के साथ साहचर्य को ध्यान रखने, उनके संरक्षण, संवर्धन के और प्रयास दिखाई देते हैं। उनसे नई पीढ़ी को जोड़ने की जरूरत है। पर्यावरणीय साक्षरता अपने साथ स्वच्छता, सतत विकास, गरीबी, भूखमरी और अनेक बीमारियों से उन्मूलन में सहायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी तरह लैंगिक साक्षरता अथवा जेंडर लिटरेसी को भी हम अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं। लैंगिक भेदभाव से देश अथवा दुनिया अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं सकी है। अनेक प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जारी की गई रिपोर्ट यह बताती है कि समाज में महिलाओं के साथ हो रहा भेदभाव अभी भी जारी है। कोविड के दौरान हमने इसे और भी बढ़ते हुए देखा, लेकिन जेंडर लिटरेसी को भारतीय पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार से जोड़ने की जरूरत है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कन्या पूजन से लेकर मातृ पूजन, देवी पूजन की परंपरा रही है। हमारे देश के गौरवशाली अतीत में कला, साहित्य, संगीत, गणित, विज्ञान से लेकर अर्थव्यवस्था तक में महिलाओं का अप्रतिम योगदान रहा है। हमें उसी परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए नई पीढ़ी में यह संस्कार पैदा करना है, तभी हम हमारे राष्ट्र को समग्रता में से आगे ले जा पाने में सफल होंगे। सांस्कृतिक साक्षरता अथवा कल्चरल लिटरेसी भी हम समझते हैं कि नई पीढ़ी के विकास का एक प्रमुख अंग है। हमें हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करने की ज़रूरत है जो उनको परंपरा यानी हमारी जड़ों से जोड़े रखे। हमारे बच्चों की जड़ें इतनी मजबूत हों, उनके व्यक्तित्व का भवन ही भी उतना ही मजबूत होगा, उतना ही ऊंचा होगा, विशाल और बनेगा।
इस क्षेत्र में हमारा देश पूरी दुनिया को मार्ग दिखा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता, भारत ने इस और पहले ही अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग यानी पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में लगभग 14,597 स्कूलों को विकास और उन्नयन की घोषणा की है। ये स्कूल नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक और आधुनिकता तो दूसरी और परंपरा के समुचित प्रयास होंगे। ऐसे में NIOS और NCERT समेत हम सभी का कर्तव्य बनता है कि देश को आगे बढ़ाते हुए देश के बढ़े हुए कदम को और अधिक गति देने में हम आगे आएं और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा से समस्त विश्व को परिचित कराते हुए विश्व का मार्गदर्शन करें। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस भागीरथ प्रयास में सफल होंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि NCERT और NIOS साक्षरता के इन आयामों पर सुविचारित निर्णय लेंगे। मैं NIOS और NCERT को तहे दिल से बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में न केवल हम साक्षरता के परंपरागत लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, बल्कि साक्षरता के जिन 5 नए आयामों की चर्चा मैंने की है उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। ये आयाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शिक्षित भारत एवं विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मैं फिर से आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी शिक्षा कर्मियों को सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही साथ हम सब मिलकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और निश्चित रूप से विकसित भारत की बात हम करते हैं, तो जब तक हम कदम से कदम मिलाकर हम भी साथ नहीं चलेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और इसका पूरा हम NIOS और NCERT के सभी साथियों से हम आग्रह करेंगे कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका है देश को विकसित करने में, देश को आगे बढ़ाने में और संपूर्ण साक्षरता के लिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर साथ चलें और निश्चित रूप से हम विकसित भारत और समृद्ध भारत की हमारी जो कल्पना है उसको हम सिद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भाषण अपने आप में ज्ञान से संपूरितता से परिपूर्ण था और हर तरह से इनका सहयोग मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे साथ मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, आदरणीय NIOS अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, आदरणीय निदेशक NCERT प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी, चीफ ऑफ यूनेस्को जोस पॉन, कंट्री हेड UN वुमेन सुजैन फर्गूसन, representative of Commonwealth Dr. B. Sadrak, NIOS, NCERT, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी प्रबुद्ध फैकल्टी मेंबर्स, शिक्षा मंत्रालय के सभी उपस्थित मेरे साथीगण, सभी पदाधिकारीगण, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी उपस्थित साथी, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अभी मैंने 3 जो हमारे NIOS के साथी निकले उनके अनुभव को मैंने सुना। पहले जब हम क्षेत्र में काम करते थे, जिलाधिकारी के रूप में मैंने काम किया और साक्षरता का जो कार्यक्रम था उसको जब हम चलाते थे तो सबसे पहला प्रश्न जो किसी एक एडल्ट लर्नर से हमको आता है तो उसका केवल एक ही प्रश्न होता है कि इस उम्र में मैं साक्षर क्यों बनूं। और वो हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत मुश्किल होता था उसको ये समझाना कि आप घर से निकलें, पढ़ें तो आपके जीवन का भी जीवन में भी सुधार, जो मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ
में भी सुधार होगा और देश के निर्माण में भी आपका योगदान बढ़ेगा। लेकिन आज मैंने सब इन तीनों को सुन के ऐसा लगा कि हमें कन्विंस करने की बजाय जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको आगे लाएं और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको बताएं कि आप ही के बीच के जो साथी हैं वो जब निकले बढ़े तो वो कहाँ बढ़े और देश भी इसके साथ आगे बढ़ेगा। ऐसे मुझे एक उदाहरण और याद आ रहा था अभी जब मैं बैठ के इनको सुन रहा था। कोविड के समय में कुछ मजदूर मुझ तक पहुँचे किसी एनजीओ के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और हमें जाने की व्यवस्था करा दीजिए। टिकट की व्यवस्था करानी थी, ट्रेन के अंदर भी जाने के लिए बड़ी समस्याएं थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसमें कुछ समय लगेगा, शायद 8-10 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन उस समय तक आपको कोई ठहरने खाने की कोई व्यवस्था हो तो वही मैं कहीं से करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा कि सर हमको खाने और रहने की कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में, हम 1800 से 2000 रुपया पर डे हमको मिल रहा है। तो मैंने कहा अरे आप 1800-2000 रुपया पर डे कैसे कमा रहे हो? तो उन्होंने कहा सर हम कपड़े जो सीते हैं ना वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, हम गाँव में पहले थे। फिर मैंने जब और कहानी उनकी सुनने की कोशिश की तो वो 4-5 साल पहले गांव में ही काम करते थे, ऑर्डनरी दर्जी का काम करते थे और 50 रुपया 100 रुपया जो होता होगा साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े, पढ़ने लिखने की इच्छा हुई, पढ़ाई लिखाई की, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कोई प्रोग्राम था, क्लस्टर में उनको ट्रेनिंग मिलती थी, वो उन्होंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद उनका जो विज़न था, सोचने का तरीका, नज़रिया बदला और वो दिल्ली में किसी ग्रुप से जुड़े जो एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं फैब्रिक्स के अंदर, और वो इस स्तर पे पहुँचे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि साक्षरता क्यों, इसका जवाब जो उसके सफल प्रतिभागी हैं उनको ही आगे लाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने भी बताया, नई शिक्षा नीति, एक नई जो हमने पॉलिसी लाए हैं, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसके अंदर सभी जो कंपोनेंट्स हैं, नॉट ओनली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बट दी वोकेशनल एजुकेशन ऑल्सो, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, उन सब को मिला के प्रोग्राम लाए हैं। और स्वतंत्रता के बाद से अभी तक काफ़ी हम तरक्की किए हैं, लेकिन आज भी जो साक्षर व्यक्ति हैं देश में वो बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 25 करोड़ की आबादी है, जो बहुत से देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो जहाँ हम देश की जनसंख्या के रूप में एक ताकत हैं और एक शक्ति हैं, लेकिन वहीं पे इतनी बड़ी संख्या निरक्षरों की वो एक चैलेंज भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चैलेंज है और जो नई नीति हमने बनाई है, इसके कार्यान्वयन में हम जो माननीय मंत्री महोदय हमारे हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, आपके सहयोग से और आपके मार्गदर्शन में और आपकी प्रेरणा से हम अपने जो लक्ष्य हैं उनको ज़रूर हासिल करेंगे। और मैम आपका जो हमें मार्गदर्शन समय समय में मिलता रहा है, उसी के तहत हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और हम अब इस में ICT को इन्वॉल्व करके एक जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च करने की स्थिति में हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से आज यहाँ समय निकाला और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा सरोज शर्मा जी का, जो हमेशा इतनी हमको सहयोग करती हैं। और अंतिम में हम जो साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आप ही की संस्था के पास आना पड़ता है। और आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम था, तो जब मैं आया तो देख के जो एक वातावरण था तो लगा कि जो NEP की हमारी अवधारणा है, जिसमें कहा गया कि हम पढ़ें लिखें लेकिन अपने जो रूट्स हैं उनसे जुड़ के रहें, तो उसके लिए भी आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर सकलानी जी को, जिनकी संस्था के तहत NCL नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी, और उसी के तहत सारी चीज़ बननी है। ICT एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट एडल्ट एजुकेशन फॉर ऑल का रखा गया है, और उसमें आपके नेतृत्व के बिना ये कार्यक्रम आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा वो, लेकिन हमें मिलता रहा है आपका सहयोग, तो ऐसी अपेक्षा है और आपका धन्यवाद मैं विशेष रूप से करूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी सेक्रेटरी मैडम का, अनीता करवल जी का, जो किसी कारणवश तबीयत खराब होने की वजह से आज यहाँ पे नहीं आ पाई हैं, परंतु उनका नेतृत्व निर्देश हमें हमेशा मिलता रहा है। और उसके साथ साथ अब चूँकि हमारी ये जो नई शिक्षा प्रोग्राम है NILP, ये ईच वन टीच वन,
यानी हर एक आदमी को पढ़ाए। जो एक छोटा बच्चा था जिसने अपने पेरेंट्स को पढ़ाया, इसी तरह से ये जो नई नीति है इसके अंदर हर बच्चे को, हर एक पढ़े लिखे आदमी को, एक आदमी को टेकअप करना है, पढ़ाना है। तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने समय से आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला और आज उपस्थित हुए, और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक टीम के रूप में बढ़ेंगे और जो 2030 का अंदर लक्ष्य है SDG गोल, उसको निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे। थैंक यू, थैंक्स एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके बहुमूल्य विचारों के लिए। और अब समय है राष्ट्रगान का। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। बच्चे आ जाएं आप लोग भी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुख्य अतिथि को पहले चले जाने दें। आप लोग अपने सीट पे